हेलो गाइस, तो दोबारा आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर और वीडियोस देखें। की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर छोटी अम्मा से उस रेशम के कीड़े पर हमला तो करता है, पर उसका एक भी हमला उस रेशम के कीड़े के सिर पर नहीं लगता है। और तो और छोटी अम्मा के इतने ज्यादा प्रेशर के कारण हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ भी डिसलोकेट हो जाता है, जिस कारण हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर पाता है। पर तभी वो रेशम का कीड़ा अपने पुराने वाले अटैक को फिर से बनाने लगता है, पर इस बार उसका निशाना हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता है, बल्कि इस बार वो अपने अटैक को छत पर शूट करता है, जिससे छत में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा बेटा, तू यहाँ से भागने की सोचे, पर मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर मेरे पास इतना माना भी नहीं है कि मैं इस कीड़े को रोक सकूं। पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक रेशम का धागा दिखाई देता है, जो कि उस कीड़े से ही जुड़ा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर छलांग लगाकर उस धागे को पकड़ लेता है। पर उसे क्या पता था आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस धागे को पकड़ता है तो वो बहुत ही तेजी के साथ उस कीड़े के साथ उड़ने लगता है। और ये देखकर तो वेरोनिका कहती है, अभी तू पागल हो गया है क्या? तूने उस धागे को पकड़ा ही क्यों? और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी उस कीड़े के पीछे उस धागे के सहारे बाहर आ जाता है, जहां पर उसे वो कीड़ा हवा में बहुत ज्यादा घुमाता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को हवा में उल्टी आने लगती है। पर जब उस कीड़े की इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर उसे छोड़ता नहीं है, तो वो कीड़ा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को खाने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आखिरकार तुम हो तो एक कीड़े ही, जो कि इंसान को खाए बिना रह ही नहीं सकता है। पर लगता है तुम ये भूल गए कि हम इंसानों के पास दो हाथ होते हैं। और ऐसा कहते हमारा मेन कैरेक्टर अपने दूसरे हाथ से वो ट्राइटी यानी कि छोटी अम्मा को निकाल लेता है और अगले सेकंड में उस रेशम के धागे को भी छोड़ देता है, जिसके बाद वो दूसरे हाथ से हमारी छोटी अम्मा को रीलोड मारते हुए उस रेशम के कीड़े के मुंह पर ही गोली चला देता है। और वो गोली जाकर उस रेशम के कीड़े के सिर से आर पार हो जाती है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं जीत गया। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का सारा माना खत्म हो जाता है और वो आसमान से गिरने लगता है। और वो आसमान से गिरते हुए कहता है, वेरोनिका, मेरा सारा माना खत्म हो चुका है, तो प्लीज मुझे बचा लेना। जिसे सुनकर वेरोनिका भी एयर कुशन गस्ट एंड मैजिक का यूज करती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर उन गस्ट एंड पर गिरते हुए नीचे आ जाता है। और वेरोनिका हमारे मेन कैरेक्टर की हालत देखकर थोड़ी घबरा जाती है और वो कहती है, हे ऑस्कर, क्या तू जिंदा तो है ना? और हमारा मेन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर वेरोनिका और भी घबरा जाती है और वो अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऑस्कर ऐसा नहीं मर सकता है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर वेरोनिका हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए कहती है, अबे साले तू जिंदा है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। और तभी वहां पर एल्डर मैक्सिमम आ जाते हैं, जो कि कहते हैं, ऑस्कर, वेरोनिका, क्या तुम दोनों ठीक हो? और एल्डर को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एल्डर, वैसे मैं ठीक हूं, पर मेरे दोनों हाथ डिसलोकेट हो चुके हैं। और ये देखकर वेरोनिका कहती है, क्या तुम्हारे दोनों हाथ डिसलोकेट हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। और इन दोनों की नौटंकी देखकर एल्डर को कुछ समझ में नहीं आता है। वे कहते हैं, चलो छोड़ो, अब हम व्हाइट टावर जा रहे हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन व्हाइट टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेरोनिका हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या तुम्हें पता है, हमारे ऊपर आर्टिकल छपा है, मैंने जितना सोचा था ये मीडिया वाले तो उससे भी ज्यादा तेज है। और वैसे ऑस्कर, तुम्हें हीरो बनके कैसा लग रहा है? वहीं हमारा मेन कैरेक्टर वो आर्टिकल पढ़ते हुए कहता है, पहले मुझे हीरो बनना पसंद था, पर आजकल इतना नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर का ये जवाब सुनकर वेरोनिका थोड़ी सी सरप्राइज होती है, जिसके बाद वे कहती है, वैसे तुम्हें पता है, हमें इतना बड़ा काम करने के लिए इनाम भी मिलेगा। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इनाम विनाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे लोग खुश रहें। पर तभी हमारे मेन क्रिएटर के कमरे में कोई जोर से दरवाजा खोलते हुए कहता है, ऑस्कर, क्या तुम ठीक हो? और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा फ्रैंक है। और फ्रैंक को देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद फ्रैंक बताता है कि जैसे ही मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर आया तो मुझे तुम्हारी न्यूज मिली और मैं फटाफट से तुम्हारे पास आ गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे पता चल रहा है, तुम में से बहुत बदबू आ रही है क्योंकि तुम इतने दिनों से नहाए नहीं हो। और फ्रैंक कहता है, साले तुझे मुझमें से बदबू आ रही है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को ढंग से एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि फ्रैंक का ऑरा अब एक लेवल 4 के में जितना पावरफुल बन चुका है। जिसके बाद फ्रैंक वेरोनिका को कहता है, वैसे तुम वैकी हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिससे वेरोनिका चिढ़ते हुए फ्रैंक से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना, हम इतने क्लोज नहीं हैं, तो तुम मुझसे ऐसी बात क्यों करते हो? और फ्रैंक कहता है, पर क्यों, हम तो क्लोज हैं। जिससे वेरोनिका और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो कहती है, मैंने कहा ना, हम क्लोज नहीं है तो नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरे एकेडमी वाले लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम फ्रैंक से इतना क्लोज कैसे हो, पर मैं उन्हें बताते बताते थक गई हूं कि मैं फ्रैंक से इतना क्लोज नहीं हूं।
जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है, पर तुमने मुझे ये बात कभी बताई क्यों नहीं? जिसे सुनकर वेरोनिका कहती है कि यार चलो छोड़ो, वैसे ऑस्कर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम ही ट्रिपल ए यानी AA हो? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ट्रिपल ए? पर मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और तभी वहां पर एल्डर मैक्सिमम आ जाते हैं, जो कि कहते हैं, वेरोनिका और फ्रैंक, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वाइस मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है, क्या हम दोनों को? और एल्डर मैक्सिम कहते हैं, हाँ तुम दोनों को, ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रैंक तुम इतने दिनों से ट्रेनिंग करके बाहर आए हो तो वाइस मास्टर तुम्हारे ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना चाहते हैं। और वेरोनिका को इसीलिए क्योंकि उसने ऑस्कर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए वो उसे इनाम देना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात, तुम दोनों साथ में ही जाओगे और रास्ते में बिल्कुल भी लड़ाई मत करना। जिसे सुनकर हमारा फ्रैंक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, हाँ हाँ एल्डर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वहीं वेरोनिका को तुम देख रहे हो ना, चुड़ैल साली। जिसके बाद वेरोनिका और फ्रैंक उस कमरे से चले जाते हैं और एल्डर मैक्सिमम हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं, तो अब बताओ ऑस्कर, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे हाथ अब ठीक हैं? जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं पूरा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका हूँ। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये चीज़ मैं अब तुम्हें दे सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को एक बॉक्स देते हैं और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉक्स को खोलता है तो उसे पता चलता है ये तो वही व्हाइट सिल्क वर्म का कोर है, यानी वही रेशम का कीड़ा। जिसके बाद एल्डर मैक्सिमम आगे कहते हैं, बाय द वे हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम उस रेशम के कीड़े के सिल्क थ्रेड भी तुम्हें ही देंगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये दोनों चीजें? आपको पता तो है ना व्हाइट सिल्क वर्म का कोर कितना रेयर होता है? जितना मुझे पता है उस हिसाब से इसकी कीमत कम से कम 100,000 बेल्स है। और एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि ये कितने रेयर होते हैं, पर वॉइस ओवर मास्टर ने कहा है कि इन दोनों चीजों पर तुम्हारा ही अधिकार है और इस बात पर तो मैंने और फिडेलना ने भी अग्री किया है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, पर वेरोनिका का क्या? और एल्डर बताते हैं कि हमने ऑलरेडी उससे पूछ लिया है। उसने बताया कि उसने लड़ाई में कुछ खास काम नहीं किया था, बल्कि सारा काम तुमने ही किया था। और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है और उस सिल्क वर्म कोर को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद एल्डर मैक्सिमम उससे पूछते हैं, वैसे तुम इसके साथ करोगे क्या तुम इसे खाओगे या बेचोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऑफ कोर्स मैं अभी इसे खाने वाला हूं। वैसे उस रेशम के कीड़े ने मेटाबॉलिज्म स्टेट कंप्लीट कर लिया था, तो इस हिसाब से उसके कोर में ज्यादा माना तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं इस कोर को खाने ही वाला हूं। और ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उस कोर को खा लेता है और जैसे वो उस कोर को खाता है उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर का ऑरा बहने लगता है। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शांति से मेडिटेशन में बैठकर उस ऑरा को कंज्यूम करने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करते हुए देखकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, ओहो, एक प्योर एलिक्सर के माना को इस तरीके से कंट्रोल करना, लगता है ये जो जीनियस बच्चे होते हैं वो हर चीज में बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, इम्प्रेसिव। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, तो क्या तुम उठ गए? और एल्डर मैक्सिमम को इतनी रात को वहां पर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू एल्डर, इतनी रात तक मेरा ध्यान रखने के लिए। जिसके लिए एल्डर कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, वैसे लगता है कि तुम लेवल 3 तक पहुंच चुके हो, कांग्रेचुलेशंस ऑस्कर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ वैसे मेरे दोनों हाथ भी अब ठीक हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूं। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो चलो अब मैं यहां से चलता हूं, तुम अच्छे से रेस्ट करना। जिसके बाद एल्डर मैक्सिमम वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बेड पर बैठे बैठे खिड़की से आसमान में देखने लगता है और तभी उसका हाथ अपनी टेबल पर पड़ी छोटी अम्मा पर जाता है, जिसे हाथ में लेकर वो कहता है, लगता है मुझे कोई ऐसे मैजिक को बनाना होगा जिससे मैं इस गन के रिकॉइल इंपैक्ट को कम कर सकूं। अब तुम पूछोगे रिकॉइल इंपैक्ट क्या होता है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं। जब हम बंदूक से गोली को फायर करते हैं तो गोली तो आगे की तरफ चली जाती है, पर गोली के प्रेशर से बंदूक पीछे की तरफ थोड़ा धक्का खाती है, जिससे जो बंदा बंदूक चलाता है उसके हाथ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और इसी कारण से हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ भी डिसलोकेट हो गया था और वो इसी प्रेशर को कम करने के लिए कोई मैजिक बनाने की सोच रहा है। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें माना पावर प्लांट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा काले कपड़े में एक काले सूटकेस के साथ माना पावर प्लांट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी उसे व्हाइट टावर का एक बंदा रोक लेता है, जो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर आना मना है। और वो बंदा हंसते हुए अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं रॉयल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से नेबुला ग्रीम हूँ।
जिसे देखकर वो व्हाइट टावर का बंदा कहता है, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स से? पर आप जैसा बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? और वो काले कपड़े वाला बंदा बताता है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि यहाँ पर सिल्क वॉर्म का कोर का मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है और हमें लगता है कि फ्यूचर में कुछ और भी खतरनाक हो सकता है, तो प्लीज प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट टावर का बंदा उस रॉयल इन्वेस्टिगेटर की बात मान जाता है और कहता है कि अगर आप रॉयल फैमिली से हो तो मैं आपकी बात को मना कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो रॉयल इन्वेस्टिगेटर भी उससे हाथ मिलाकर उसे थैंक यू कहता है। और वैसे हम इस रॉयल इन्वेस्टिगेटर को कहानी में कालिया बनाने वाला हूँ ताकि ये कहानी और ज्यादा बोरिंग नहीं हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कालिया अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए माना ट्रेसेस को ढूंढने लगता है और उसे वहां बहुत सारे माना ट्रेसेस दिख भी जाते हैं। जिसके बाद कालिया हमारे व्हाइट टावर के बंदे से पूछता है कि मैंने सुना है व्हाइट टावर के लेवल 2 और लेवल 4 के मेज ने ही उस सिल्क वर्म को मारा था, क्या ये बात सच है? और वो व्हाइट टावर का बंदा कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। वो तो यहाँ पर जमी हुई स्लाइम्स को खत्म करने आए थे, पर तभी उन्हें वो कीड़ा मिल गया। और वहीं वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो उनमें से एक बंदा अब लेवल 3 पर पहुंच चुका है। और वहीं यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की बात कर रहा है। जिसके बाद वो कालिया और व्हाइट टावर का बंदा अंदर आ जाते हैं, जहां पर हमारी मेन कैरेक्टर और वेरोनिका ने उस रेशम के कीड़े के साथ लड़ाई की थी। और वहां की सिचुएशन देखकर कालिया पूछता है, क्या ये वही जगह है जहां पर लड़ाई हुई थी? और वो व्हाइट टावर का बंदा बताता है, हाँ ये वही जगह है और इसी जगह पर उस रेशम के कीड़े ने अपनी मेटाबॉलिज्म स्टेट भी कंप्लीट की थी। जिसे सुनकर कालिया अपने मन में कहता है, हाँ यार ये व्हाइट टावर का बंदा तो सच बोल रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंडेंस माना दिखाई दे रहा है, जो कि लगता है उसी रेशम के कीड़े का है। और ये जो मुझे लड़की दिखाई दे रही है इसका लेवल 4 है और ये व्हाइट टावर से है और इसी ने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। जिसके बाद वो वेरोनिका की लड़ाई के तरीके को देखकर कहता है, वाह यार इस लड़की की स्पीड तो बहुत ही बढ़िया है। पर जब इसके पैरों में चोट लगी तो ये बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर डर गई थी। पर जिसने उस रेशम के कीड़े को हराया वो ऊपर तभी कालिया को कोई माना ट्रेसेस दिखाई देते हैं और वो उन्हें शांति से फॉलो करने लगता है। और उन माना ट्रेसेस को फॉलो करते हुए कालिया कहता है, मैं इस बंदे की फॉर्म को तो देख ही नहीं पा रहा, बल्कि मैं इसकी मूवमेंट्स को भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये बंदा तो अपने माना को बिना स्पिल किए हुए चलता है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैंने किसी के इतने ज्यादा क्लीन माना ट्रेसेस देखे हैं और मैं इस बात से अंदाजा लगा सकता हूं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा। पर तभी कालिया को एक खाली गोली दिखाई देती है, जिसे उठाकर वो कहता है, क्या एक मेज, वो भी एक बंदूक के साथ? और ये बंदूक तो मॉडिफाइड भी है। और तो और इस बंदे के माना फुटस्टेप्स तो यहाँ पर आकर खत्म हो गए हैं। लगता है ये बंदा सिल्क वर्म के पीछे आसमान में भी चला गया था। मुझे लगा नहीं था कि लेवल 4 का बंदा इतना ज्यादा बहादुर और बोल्ड हो सकता है। सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद कालिया हमारे व्हाइट टावर के मेज से पूछता है, वैसे उस लेवल 4 के मेज का नाम क्या था? और हमारे व्हाइट टावर का मेज बताता है, वेरोनिका फ्रिक्स। जिसे सुनकर कालिया कहता है, सच में वेरोनिका फ्रिक्स तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। जिस हिसाब से मैंने माना ट्रेसेस को फॉलो करते हुए उसकी लड़ाई देखी है, सच में उस लड़की का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वो आगे जाकर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मेज बनेगी। जिसे सुनकर व्हाइट टावर का बंदा कहता है, क्या लगता है आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। जिसने उस रेशम के कीड़े को हराया वो वेरोनिका फ्रिक्स नहीं थी, बल्कि वो लेवल 2 का मेज ऑस्कर क्रूशियन था। और इस बात को सुनकर तो कालिया के होश उड़ जाते हैं, जिसका रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। जिसके बाद कालिया अपने मन में कहता है, क्या एक लेवल 2 का मेज, वो भी इतने ज्यादा क्लीन माना ट्रेसेस के साथ? नो वे। पर रुको, मैंने ऑस्कर क्रूशियन का नाम कहीं सुना है यार। कहाँ सुना था? हाँ याद आया, वो तो वही बंदा है जिसने कैडना फ्लू की वैक्सीन बनाई थी। जिसके बाद कालिया उस व्हाइट टावर के मेज से कंफर्म करता है, क्या तुम उसी ऑस्कर क्रूशियन की बात कर रहे हो जिसने कैडना फ्लू की वैक्सीन बनाई थी? और व्हाइट टावर का मेज कहता है, हाँ वो थोड़ा सा अकड़ू किस्म का है, पर उसका दिल बहुत साफ है और तो और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। जिसके बाद कालिया उस खाली बंदूक की गोली को देखते हुए कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने इस गोली को कहीं देखा तो है। और तभी उसे याद आता है कि ये तो उस किलर जैक के गन ट्राइनिटी की है। पर एक लेवल 2 के मेज के पास ये गन क्या कर रही है? क्योंकि इस गन के रिकॉइल इम्पैक्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर वो लेवल 2 का बच्चा इसे कंट्रोल कर पा रहा है तो पक्का उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। जिसके बाद कालिया उस व्हाइट टावर के मेज से कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो क्या मैं ऑस्कर क्रूशियन के बारे में थोड़ा और जान सकता हूँ? जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट टावर की लाइब्रेरी में किताबों की हालत को देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या, इन सारी किताबों की ये हालत किसने की? व्हाइट टावर की लाइब्रेरी, जो कि विज्ञान और जादू का खजाना हुआ करती थी, आज तो वो साधारण गली मोहल्ले की बुक स्टोर जैसी लग रही है। पहले तो ये जादूगरों की लाइब्रेरी हुआ करती थी और किताबों की हालत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तो ये किसी छोटे मोटे स्कूल की लाइब्रेरी लग रही है। और तभी हमारी मेन कैरेक्टर के मन में ख्याल आता है, जैसे फूल की खूबसूरती ज्यादा दिन नहीं टिकती, वैसे इस लाइब्रेरी की खूबसूरती भी अब चली गई है।
लेकिन इस लाइब्रेरी को बनाने में मैंने न जाने कितने व्हाइट टावर के मेजेस ने अपने 100 साल के ज्ञान और जादू का इस्तेमाल किया था। वो सब एक ही दिन में खत्म हो गया। फिर कहानी हमें पीछे ले जाती है 20 साल पहले की उस रात पर, जिसे सब पर्जिंग नाइट भी कहते हैं। उस रात व्हाइट टावर के मेजेस को डीमंस के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा था। उस समय ही जादूगरों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हमें लाइब्रेरी की हर किताब की एक कॉपी बनानी होगी, ताकि असली किताबें खत्म भी हो जाएं तो भी व्हाइट टावर के 100 साल पुराना जादू और ज्ञान खत्म ना हो। और इसीलिए हमने ये टास्क एडना सोलेपिस द लास्ट ड्रैगन को दिया था। पर एडना गई कहाँ? क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वो 20 साल बाद वापस आएगी। क्या उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? एडना बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की थी। वो बिना रुके कई घंटों तक काम कर सकती थी। लगता है अब मुझे इसे ढूंढना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है व्हाइट टावर के एडवांस मैजिक को ढूंढ कर हमारे मेजेस को एडवांस बनाने का। क्योंकि मैंने पोषण डिपार्टमेंट के सारे काम निपटा दिए हैं, तो उन्हें लगता नहीं कि मेरी ज़रूरत है, तो क्यों ना इतने समय में मैं एडना को ढूंढ लूँ। और तभी हमारी मेन कैरेक्टर को लाइब्रेरी में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लाइब्रेरियन हैं? जिसे सुनकर वो लड़की भी हाँ में जवाब देती है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या तुम्हें किसी 20 साल पुराने ड्रैगन के बारे में पता है, या तुम्हारे पास उसका कोई रिकॉर्ड है? और वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स मेरे पास है, चलिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। और उस लड़की की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद वो उस लड़की के पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे व्हाइट टावर के पास पैसों की कमी होते हुए भी बहुत बढ़िया जानकारी पड़ी है। पर तभी वो लड़की उसे बुक शेल्फ में से 3 किताबें निकालकर दिखाती है। पर उन किताबों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, रुको रुको रुको, वेट अ सेकेंड, क्या ये सभी पिक्चर बुक्स हैं जिनमें बच्चों को दिखाने के लिए ड्रैगन के चित्र बने होते हैं? और तभी वो लड़की एक पिक्चर बुक दिखाते हुए कहती है, ये वाली तो मेरी सबसे फेवरेट है, इसे देखना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि ऑस्कर सेज ने कैसे ड्रैगन के साथ मिलकर अकेले ड्रीमंस के साथ लड़ाई की थी। और हाँ, ये कहानी झूठी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सच है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास इन ड्रैगन की पिक्चर बुक के अलावा कोई किताब नहीं है? और वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स ये हमारे पास नहीं है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें कैपिटल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाना होगा। और ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि पहले कैपिटल के लोग यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी में पढ़ने आते थे। और तभी वो लड़की कहती है, पर मैंने किसी ड्रैगन के बारे में सुना तो है जिसने इंसानियत को बचाने के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी थी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो एडना सोलेपिस थी। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ, मैंने उसी के बारे में सुना है, वो तो हमारे ऑस्कर सेज की साथी भी थी। और मैंने ये भी सुना है कि जब उसका कोई भी साथी नहीं बचा तो वो भी यहाँ से चली गई थी। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि नहीं, अगर आसमान भी फट जाए तो भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि एडना हमें छोड़कर जा सकती है, क्योंकि एडना पहले भी अपने साथी ड्रैगन के जाने के कारण बहुत उदास हो चुकी थी। तो लगता है अब मुझे एडना को ढूंढने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एल्डर मैक्सिमम और फिडेलिना को दिखाया जाता है। जहां पर फिडेलिना कहती है कि जो भी हमारी मेजर्स ने एक्सटर्नल फीस मांगी थी वो हमारे व्हाइट टावर ने उन्हें चुका दी है। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, मैं तो इमोशनल हो गया। पहले तो हम हर रोज़ यही सोचा करते थे कि हम व्हाइट टावर की कौन सी चीज़ को बेचें जिससे हम हमारी मेजर्स की एक्सटर्नल फ़ी को चुका सकें, पर अब देखो तो हमें व्हाइट टावर की किसी भी चीज़ को नहीं बेचना पड़ रहा है। जिसके बाद एल्डर मैक्सिमम फिडेलिना हंसने लगते हैं। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं, पर फिर भी हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और हर बात का ध्यान रखना होगा, जिससे हमारी पहले जैसी हालत ना हो जाए। और वैसे आजकल बच्चे कर क्या रहे हैं? और एल्डर मैक्सिमम बताते हैं कि जैसे कि हमने एक्सटर्नल हायरिंग ऑफर लगा रखे हैं कि हम हमारे व्हाइट टावर में उनको काम देंगे, तो सारे बच्चे हमारे व्हाइट टावर में ही काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर जब तक हम हमारे व्हाइट टावर के एडवांस मैजिक को वापस नहीं पा लेते हैं तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। शायद ये मेरी ही गलती है कि मैंने बचपन में ज़्यादा एडवांस मैजिक नहीं सीखे। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलिना कहती है, अरे वाइस मास्टर, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर आदमी की लिमिट होती है कि वो कितने एडवांस मैजिक सीख सकता है। और एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, केवल व्हाइट टावर के मास्टर के पास ये पावर होती है कि वो व्हाइट टावर के सारे एडवांस मैजिक को पढ़ और सीख सकता है। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलिना कहती है, पर दिक्कत तो ये है ना, जब साशा व्हाइट टावर की मास्टर बनी तो हमारे पास केवल 6 ही एडवांस मैजिक थे,
और ये सब सुनते हुए हमारे वाइस मास्टर चाय पीते हुए कहने लगते हैं, हम हमारे वाइट टावर के पास 20 साल पहले 64 एडवांस मैजिक हुआ करते थे। और मुझे ये बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो सारे के सारे मैजिक टॉप क्लास के थे। जिसके बाद वाइस मास्टर कहते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कैप्टन चेस्टर अभी वापस लौटने वाले हैं। और ये बात सुनकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, हाँ वो बंदा ना, मुझे भी नहीं लगता कि जब तक उसका लास्ट मिशन पूरा नहीं हो जाता वो वापस आने वाला है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं, पर मुझे ये लगता है कि अगर वो वापस आएंगे तो हम हमारे वाइट टावर में और भी ज़्यादा एडवांस मैजिक सिखा पाएंगे। पर चलो छोड़ो, इस इशू को सॉल्व करना अभी मुश्किल है। तो तुम्हारे पास कोई और खबर है? और फिडेलिना बताती है, हाँ मैंने सुना है कि नॉर्थ की साइड में एक मेज हंटर नाम का किलर घूम रहा है। तो क्यों ना हम भी ये नियम कर दें कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी वाइट टावर से बाहर नहीं निकल सकता है। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिमम चौंकते हुए कहते हैं, क्या? जिसे सुनकर फिडेलिना पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें मेरे आइडिया से कोई प्रॉब्लम है? और एल्डर मैक्सिन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये सुना है कि ऑस्कर तो ब्रांड जाने के लिए रवाना हो गया है। जिसे सुनकर फिडेलिना भी चौंकते हुए कहती है, क्या? तब तो तुम्हें उसे फटाफट से बुलाना होगा। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिन कहते हैं, पर मैंने सुना है कि वो तो डांस सिटी को छोड़ चुका है, जिसका मतलब वो सिरन से बहुत ज़्यादा आगे है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं, तो तुम फटाफट से ब्रांड से कांटेक्ट करो और उन्हें कहो कि ऑस्कर क्रूशियन जहां कहीं भी ले, तुम उसे ढूंढकर फटाफट से वाइट टावर भेज दो। चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, पर वो है तो बच्चा ही, और अभी तो वो केवल लेवल 3 तक ही पहुंचा है। और ये बात सुनकर एल्डर मैक्सिमम और फिडेलिना फटाफट से वहां से जाने लगते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि ब्रांड पहुंच चुका है। और ब्रांड की सड़कों पर चलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर चारों तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ये है वेस्टलैंड ब्रांड, जो कि 30 साल पहले बना था। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे कसिनोज भी हैं। एनीवेज, सबसे पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए? और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है, पर तभी उसे कोई आवाज़ देता है और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, ऑस्कर क्रूशियन। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन? और उस बंदे के हुलिया को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, कहीं ये बंदा ब्लू टावर से तो नहीं, क्योंकि वो ब्लू टावर वाले लोग इसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे वो मुझसे बदला ले सकें। और इसके माना को देखकर लगता है कि ये बंदा पक्का ही एक लेवल 4 का मेज़ है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूं तो? और वो बंदा कहता है, तो मैं तुम्हें फोर्सफुली यहाँ से घसीटते हुए लेके जाऊंगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा बेटा, तो आकर ले जा। और ये सुनते ही वो बंदा बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी किक से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। पर टाइम रहते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने एक विंड शील्ड बना लेता है। पर जैसे ही उस बंदे की किक हमारे मेन कैरेक्टर की शील्ड पर पड़ती है, तो हमारे मेन कैरेक्टर की शील्ड टूट जाती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत पीछे भी चला जाता है। और ये सब देखकर वो हमला करने वाला बंदा कहता है, क्या तुमने मेरी किक को ब्लॉक कर लिया? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा बेटा, तूने क्या सोचा, तेरी किक कोई गुलाब जामुन है जो मैं अपना मुंह खोलकर खाऊंगा? वहीं वो अपने मन में कहता है कि अबे, ये किक थी या बुलडोज़र था? मैंने अपनी शील्ड पर इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन और ड्यूरेबिलिटी एनहांसमेंट लगाया था, पर फिर भी इसने मेरी शील्ड तोड़ दी। और अगर अब मैंने अपनी लीड लूज़ करी तो मैं पक्का यहाँ पर ख़त्म हो जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर एक कैन पर किक मारते हुए उस बंदे की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर वो बंदा उस कैन को डच करते हुए कहता है, अबे ये क्या था, एक खाली कैन का डब्बा? पर तभी उस कैन में धमाका होता है, जिसे देखकर वो बंदा चौंक जाता है और उस धमाके के इम्पैक्ट से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। पर तभी जैसे ही वो बैठा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कॉलर पकड़ के उसे घुमा के ज़ोर से पटकता है। पर हमें दिखाया जाता है इससे उस बंदे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो बैठे होते हुए कहता है, अच्छा बेटा, तू स्ट्रांग तो है, लगता है अब मुझे भी फाइट में सीरियस होना पड़ेगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इतना घमंड? पर तभी अगले सीन में वो बंदा बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या इसने एक्सीलेट मैजिक का यूज़ किया है? नहीं, ये तो जेट बूस्टर मैजिक है। पर इसने जेट बूस्टर स्पेल कास्ट कब की? मैंने तो देखा ही नहीं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में किक मारता है, जिसे रोकने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर हाथ तो आगे कर रहा था, पर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और उस किक का इम्पैक्ट इतना था कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की दीवार में जाकर भिड़ता है, जिससे दीवार भी टूट जाती है। जिसके बाद वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जाकर कहता है, क्या तू अभी तक बेहोश नहीं हुआ? मैंने तो सोचा तू मेरी एक ही किक से बेहोश हो जाएगा। जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होते हुए कहता है, क्या बोला, बेहोश? मुझे तो इससे दर्द भी नहीं हुआ। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है, तो ठीक है बच्चे, अगले हमले में तेरा खेल खत्म।
और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ आजा फिर से कोशिश कर ले, मैं तेरे माना को नहीं देख सकता हूँ क्योंकि तू बहुत ज़्यादा तेज़ है, पर मेरी भी एक गंदी आदत है कि मैं जिसके भी माना को एक बार सेंस कर लेता हूँ उसके बाद वो बंदा मुझसे बच नहीं पाता है। और ऐसा कहते हमारा मेन कैरेक्टर हवा में पंच लैंड करते हुए कहता है, ऑस्कर स्टाइल मार्शल आर्ट टेक्निक अल्टीमेट मूव चैप्टर 1 साउंड ऑफ वेव्स। और यह सुनकर जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने वाला था वो अपने मन में कहता है, साउंड ऑफ वेव्स, और ये हवा में मुक्का क्यों मार रहा है? क्या इसने पहले ही हार मान ली है? ये तो बड़े दुख की बात है। पर तभी उस बंदे के हमारे मेन कैरेक्टर का हमला लगता है, जिससे उस बंदे को खून की उल्टी आने लगती हैं और वो पीछे जाकर दीवार में भिड़ता है और दीवार से सीधा डस्टबिन में गिरता है। और उसकी ये हालत देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ज़्यादा हिलो मत वरना तुम्हारे सारे ऑर्गन्स फट जाएंगे। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है, अबे ये किस टाइप की टेक्निक थी, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, रेजोनेंस द ग्रेट वेव ऑफ विंड कोई साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक हमला है। ये हमला सबसे पहले तुम्हारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच करके तुम्हारे शरीर में घुसता है और उसके बाद तुम्हारे सभी आंतरिक ऑर्गन के अंदर घुसता है, जिसके बाद ये अंदर जाकर फट जाता है। और इसके फटने के कारण हमारे शरीर के बाहर कोई चोट नहीं दिखाई देती, पर हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये एक ऐसा वार है जो कि पहाड़ जितने बड़े शरीर को भी अंदर से बर्बाद कर सकता है। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कब बन गए? और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू मुझसे कई बार लड़ा है। और वो बंदा कहता है, हाँ हाँ कई बार लड़ा हूँ। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, पर कहाँ? और वो बंदा बताता है कि वाइट टावर के जिम्नेजियम में। और कहाँ? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, अबे अचानक से तू वाइट टावर की बात कैसे करने लग गया? वेट अ सेकेंड, वैसे तू ये बता सकता है कि तुझे मेरे पास किसने भेजा है? और वो बंदा कहता है, मल ग्लिंथ विद, जो कि वाइट टावर के वाइस मास्टर हैं। और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो पूछता है, वाइस मास्टर ने? पर क्यों? तो वो बंदा बताता है कि वाइस मास्टर ने मुझे कहा था कि नॉर्थ साइड में एक मेज हंटर नाम का किलर घूम रहा है जो कि कई सारे मेजर्स को मार चुका है, तो इसीलिए तुम्हें आने वाले खतरे से बचाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फटाफट से ऑस्कर को वापस से वाइट टावर लेके आ जाओ। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर तुम्हें यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना? और वो बंदा कहता है, मैंने बताया था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैंने मना किया था तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से फोर्सफुली घसीटते हुए ले जाऊंगा। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है कि वाइस मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम आने से मना कर दो तो मैं अपने मार्शल फोर्स का यूज़ करके तुम्हें वापस से वाइट टावर ले जा सकता हूँ। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अबे ये किस टाइप का इंसान है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही बेकार है, इसको बोला कुछ जाता है ये करता कुछ और है। वैसे इसकी कम्युनिकेशन स्किल देखकर लगता है कि मैंने कहीं पर तो सुनी है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे उसका नाम पूछता है और वो बंदा बताता है कि मेरा नाम है किलियन रॉकवुड। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अच्छा ये जंगल के वॉरियर रॉकवुड फैमिली से है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, वैसे क्या तुम रेड एंड रॉकवुड नाम के बंदे को जानते हो? और वो बंदा कहता है, हाँ वो तो मेरे पापा हैं, वो पहले ऑस्कर सेज के साथ भी काम कर चुके हैं। और ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ समझ जाता है कि इस बंदे की ऐसे बोलने की आदत कहाँ से आई है। जिसके बाद हमें रेड एंड रॉकवुड के बारे में बताया जाता है, जो कि एक जंगली कबीले से बिलोंग करता था और वो वाइट टावर का एक लेवल 8 मेज तो था ही, बल्कि उसे मार्शल आर्ट में सभी लोग मॉन्स्टर भी कहते थे। वो मेरा एक बहुत ही करीबी साथी था, इसीलिए मैंने उसे नाम भी दिया था द वाइट लॉयन। और जब वो बंदा मुझे वाइट टावर में सबसे पहली बार मिला था तभी उसने अपनी बेतुकी बातें करने वाली स्किल किलियन में दिखा दी थी, और अभी के समय में मैं बेतुकी बातें करने वाली स्किल इस किलियन में देख रहा हूँ। और अभी के समय में हमें हमारे मेन कैरेक्टर की सिचुएशन दिखाई जाती है जो कि कुछ ऐसी होती है कि उसने अपने दोस्त के बेटे को ही पीट दिया है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। और हाँ, अब से मैं इस बंदे को किलियन बोलने वाला हूँ, तो आगे से ध्यान रखना। जहाँ पर किलियन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एक प्रॉब्लम है, और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर तो अभी भी सदमे में है कि उसने अपने दोस्त के बेटे को पीट दिया है। और वो सदमे में ही बैठा कहता है, हाँ यार मुझे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसे सुनकर किलियन कहता है, अरे यार शरीर के अंदर के ऑर्गन तो मेरे फटे हैं, तो दुख तो मुझे होना चाहिए, तुम इतने दुखी क्यों हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार मेरी भी एक प्रॉब्लम है,
वैसे तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कहीं तुम्हें कुछ ज्यादा ही दर्द तो नहीं हो रहा। जिसे सुनकर किलियन कहता है, दर्द? अरे हमारे जैसे फॉरेस्ट वॉरियर्स को इतने दर्द से कुछ नहीं होता है। मेरी असली प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे मेरा कमीशन पूरा करना है, पर जैसी मेरी बॉडी की अभी हालत है उससे मैं मेरा कमीशन अभी पूरा नहीं कर सकता हूँ। और हाँ गाइस, यहाँ पर कमीशन वर्ड का मतलब है कोई मिशन करना। और किलियन की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगता है। जिसे सुनकर किलियन कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर माफी सुनने को नहीं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कमीशन पूरा करो। जिसे सुनकर हमारा मेन क्रिएटर कहता है, पर तुम तो चाहते थे कि मैं व्हाइट टावर वापस लौट जाऊं। और ये बात सुनकर किलियन कहता है, पर अगर मेरा कमीशन पूरा नहीं हुआ तो मुझे कमीशन फीस तो मिलेगी ही नहीं, बल्कि मुझे कैंसिलेशन फीस और देनी पड़ेगी। और अगर मुझे कैंसिलेशन फीस देनी पड़ी तो मैं टूट जाऊंगा। जिस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर बहुत बड़ा गिल्ट चढ़ जाता है और वो कहता है, मैं करूंगा तुम्हारा कमीशन पूरा। आखिरकार मैंने तुम्हें इतना पीटा जो है, इसका हिसाब भी तो करना पड़ेगा। जिसके बाद वो किलियन से पूछता है, वैसे तुम्हारा कमीशन है क्या? और किलियन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देख रहे हो वॉइस ऑफ इवन, मुझे उससे प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड बैरन होटल में किलियन का रूप लिए हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि गेट नंबर 1702 के आगे आकर खटखट करता है। और उस खटखट की आवाज से गेट के अंदर से आवाज आती है कि तुम कौन हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं व्हाइट टावर से किलियन रॉकवुड हूं। जिसे सुनकर एक लड़की दरवाजा खोलते हुए कहती है, वेलकम, मैं हूं मैरिन की मैनेजर एल्वाइन, पर मैं इसे चुट्टी देवी कहने वाला हूं ताकि कहानी बोरिंग ना हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर चुट्टी देवी अपनी छुट्टी लाते हुए कहती है कि मैंने तो तुम्हारी प्रोफाइल फोटो में फोटो कोई दूसरी देखी थी, तुम तो उससे अलग हो। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे बाबा, आज मैंने नया नया सूट पहना ना, इसीलिए मैं थोड़ा अलग लग रहा हूं। और इन दोनों की बातचीत सुनकर मैरिन कहती है, अरे रुको रुको, मैरिन नाम अच्छा नहीं है, मालती देवी नाम कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, मालती देवी, ओके डन। और इन दोनों की बातचीत सुनकर मालती देवी कहती है, अरे कौन है चुट्टी देवी? कहीं रूम साफ करने वाला आया है क्या? उसे यहाँ पर भेजो। और चुट्टी देवी कहते हैं, अरे नहीं रे मालती, ये तो वो है जिसने अपना कमीशन एक्सेप्ट किया था। जिसे सुनकर मालती घूमते हुए कहती है, अच्छा तुम हो, हेलो, मेरा नाम है मालती देवी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि मैरिन से कहता है कि मेरा नाम है किलियन रॉकवुड और मैं व्हाइट टावर का लेवल 4 का मेज हूँ। जिसे सुनकर इमली कहती है, वैसे इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, तुम ये बताओ कि चाय पानी ठंडा क्या लोगे तुम? और हमारा मेन कैरेक्टर अच्छा बच्चा बनते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद मैरिन कहती है, वैसे शुक्रिया किलियन, तुमने हमारा कमीशन बिना कोई एक्सप्लेनेशन के एक्सेप्ट कर लिया। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे कमीशन की सक्सेस रेट 80% है, तो मैंने सोचा कि तुम मेरा कमीशन लोगे ही नहीं, पर देखो तो तुमने तो मेरा कमीशन एक्सेप्ट कर लिया। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर किलियन की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है, जैसा कि मुझे किलियन ने बताया था, इस लड़की का जितना बड़ा नाम है उतने ही बड़े इसके काम भी हैं। ये लड़की एक मशहूर सिंगर है जिसने केवल 3 सालों में ही बहुत नाम और शोहरत कमा लिया है। और इसकी आवाज़ तो इतनी सुरीली है कि लोगों को इसकी आवाज़ सुनकर बहुत सुकून और शांति मिलती है। और इसी वजह से लोग इसे वॉइस ऑफ इवन और सिंगिंग सेंटेस करके बुलाते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि इसने खुद का नाम वॉइस ऑफ इवन इसीलिए रखा है ताकि ये नाम और शोहरत पा सके, पर अब इसकी आवाज़ सुनकर लगता है कि सच में ये इसके काबिल है। जिसके बाद मैरिन कहती है, ये बात पूछना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर क्या तुम एक जिम्मेदार आदमी हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे ऑफकोर्स मैं हूँ। वहीं वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किलियन की बात हो रही है, जो कि रेडन का बेटा है और फॉरेस्ट का वॉरियर है जो देवी हेला को मानते हैं, तो पक्का वो लॉयल तो होगा ही। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मैरिन बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो ब्लश करते हुए कहती है कि मुझे जिम्मेदार मर्द बहुत पसंद हैं। और मैरिन को ऐसे ब्लश करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अच्छा बेटा, मेरे पर डोरे डालने की कोशिश, पर मैं इतने से फंसूंगा नहीं। और तभी इमली हमारी मैरिन के लिए पानी लेकर आ जाती है, जिससे मैरिन बहुत खुश हो जाती है और वो पानी पीने लगती है। जिसके बाद इमली सोफे पर बैठते हुए कहती है, चलो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमारे इस कमीशन के अंदर तुम्हें हमारी मैरिन को कुछ लोगों से बचाना है जो कि उसे मारना चाहते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, मारना चाहते हैं, पर क्यों? और इमली बताती है कि हमारी मैरिन को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं कि वो ब्रांड में अपना कॉन्सर्ट ना करे, पर जब हमने उनकी धमकियों को इग्नोर करना शुरू किया तो उन्होंने हमारी मैरिन को मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया होगा जो कि मैरिन को मार सकते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो क्या तुमने पता लगाया कि ये धमकियां कौन भेज रहा था? और इमली बताती है, हाँ, उसका नाम है आरा स्वीट। उसने हमारी मैरिन से 2 साल पहले ही गाना शुरू किया था, और देखो लेटर में मैंने उसकी फोटो भी दी है। और उस लेटर को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर यही लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है तो तुमने इसकी न्यूज़ रिपोर्ट क्यों नहीं की? मामला कब का सुलझ जाता। जिसे सुनकर इमली कहती है, अबे ओए चुंगमुंगिए,
अगर एक न्यूज़ रिपोर्ट में सुलझ जाता तो हम तुझे हाय ही क्यों करते? तुमने सुना नहीं था कि ब्रैंड के जो मेयर थे वो कुछ महीनों पहले अपने घर में ही मारे गए? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो था। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लेटर में आरा की फोटो देखते हुए कहता है, आरा स्वीट। जितना इसका नाम में स्वीट है उतनी ही ज्यादा ये लड़की कड़वी है। और तो और ये लड़की इब्रा के नए बनने वाले मेयर की इकलौती बेटी भी है। इसका मतलब तो तभी इमली कहती है, हाँ सही समझा, उसने सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स और अखबार वालों को खरीद लिया है, जिससे उसके खिलाफ कोई भी खबर नहीं छाप सकता है। और अगर कोई भी अखबार वाला और न्यूज़ रिपोर्टर उसकी खबर नहीं छापेगा तो हम उसकी सच्चाई भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और ऑफ कोर्स उसका बाप सिटी का न्यू मेयर बनने वाला है, तो हम सिटी के लोगों से भी उसके खिलाफ में मदद नहीं मांग सकते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, इतने बड़े शहर में एक पावरफुल फैमिली का होना और उस पावरफुल फैमिली के केवल एक बंदे के द्वारा इस पूरे शहर को कंट्रोल करना, ये बात हजम नहीं हुई। और अगर कोई बंदा ऐसा कुछ कर भी रहा है तो पक्का इसके पीछे उसका कोई बड़ा राज होगा। जिसके बाद वो मैरिन से पूछता है, वैसे आरा स्वीट तुम्हारा कॉन्सर्ट कैंसिल करा के पाना क्या चाहती है? और अगर उसे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा तब तो वो परफेक्ट है ना, उसका फायदा और ना उसका घाटा, तो फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है? और मैरिन बताती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ब्रांड डोम में अपना कॉन्सर्ट करने जा रही है। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कहता है, ब्रैंडम में? और मैरिन कहती है, हाँ ब्रैंडम में। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो क्या ब्रैंडम में अपना कॉन्सर्ट करना इतना इंप्रेसिव होता है? और मैरिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, ऑफ कोर्स ये मेरा एक ऐसा कॉन्सर्ट होने वाला है जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होने वाले हैं, वो भी एक साथ। और हमारे मेन कैरेक्टर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अरे चिंता क्यों करता है मेरे भाई ऑस्कर, इमली बैठी है ना, इमली बताएगी हमें ढंग से। और इमली बताती है कि जो भी लोग ब्रांड डोम में परफॉर्म करते हैं उन्हें ये राइट मिलता है कि वो न्यू ईयर फेस्टिवल पर एम्परर के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। तुम्हें एम्परर के सामने परफॉर्म करने से पहले कई टेस्ट को पार करना होता है, और उनमें से एक टेस्ट ये भी है ब्रांड डोम। और हर साल में कुछ ही लोग होते हैं जो कि ब्रांड डोम के स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसीलिए ब्रैंडम एक बहुत ही अच्छी जगह है हमारी प्यारी मैरिम जैसी सिंगर के परफॉर्म करने के लिए। और इस कॉन्सर्ट को करने के बाद हमारी मैरिम की जिंदगी तो पूरी पलट ही जाएगी, वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं समझ गया, वैसे तुमने मेरे अलावा कितने लोगों को हायर किया है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए? जिसे सुनकर मैरिन कहती है, क्या बोला तूने? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मुझे पता होगा तभी तो मैं कोई प्लान बना पाऊंगा। पर तभी मैरिन कहती है कि मैंने तो केवल तुम्हें ही हायर किया है किलियन। जब मैंने दूसरी मर्सनरीज कंपनियों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरा कमीशन लेने से मना कर दिया। और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो पानी पीते हुए सोचने लगता है कि इतनी पावरफुल फैमिली के लोग किसी लेवल 4 के किलर को तो हायर करेंगे ही, और मुझे ये भी नहीं पता है कि उन्होंने कितने असैसियन को हायर किया होगा। और तो और मुझे मैरिन के साथ उन 1 लाख लोगों को भी बचाना होगा जो कि मैरिन का कॉन्सर्ट सुनने आए होंगे। इसका मतलब मुझे बहुत बड़ी समस्या का सामना केवल अकेले करना पड़ेगा। नहीं यार, ये तो नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पानी का गिलास नीचे रखते हुए पूछता है, वैसे मुझे कितनी कैंसिलेशन फीस देनी होगी? और मैरिन कहती है, क्या कैंसिलेशन फीस? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ इस कमीशन को तुम भूल जाओ क्योंकि मैं अकेला इस कमीशन को पूरा नहीं कर सकता हूँ। वहीं वो अपने मन में कहता है, हाँ मैं ऑस्कर सेज हूं, पर फिर भी मेरे लिए भी इस कमीशन को पूरा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं किसी को भी इस कमीशन के अंदर मरने नहीं दे सकता हूं। पर तभी मैरिन कहती है, तुम साले, तुम चाहते हो कि मैं अपना कॉन्सर्ट कैंसिल कर दूं? तो क्या होगा मेरे 3 साल के सपने का जो कि मैंने देखा था? और मैरिन को ऐसा एक्ट करते देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, मैरिन तुम्हें क्या हुआ? और तभी मैरिन आगे कहती है कि तुमने मेरा कमीशन केवल 1 मिलियन बेल्स के लिए एक्सेप्ट किया था ना। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या कमीशन फीस, वो भी 1 मिलियन बेल्स? अच्छा, इसीलिए वो किलियन मुझे कह रहा था कि अगर ये कमीशन पूरा नहीं हुआ तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतना कहने से सब खत्म हो जाएगा कि मैं ये कमीशन नहीं करूंगा? पर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैरिन मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हो, इसीलिए शांत हो जाओ। पर तभी मैरिन अपनी विग उतारते हुए कहती है, ऑफ मैं शांत क्यों हो जाऊं? और मैरिन को ऐसा करते देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वेट अ सेकंड, तुम मरमेड हो? फिर हमें मरमेड्स के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसका जिक्र केवल पुरानी दादा दादी की कहानियों में होता था। इनकी आवाज बहुत ही सुरीली होती है और साथ ही में इनके शरीर का निचला अंग मछली जैसा होता है। पर कहानियों से अलग जो असली मरमेड्स होते हैं वो अपने निचले अंग जो कि मछली जैसा होता है उसे इंसानों की तरह पैरों में बदल सकती हैं। पर ऑफ कोर्स इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है जिस कारण इन्हें वापस से अपने मछली वाले रूप में आकर अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना पड़ता है।
और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैरिन हमारे मेन कैरेक्टर को कोने में ले जाकर कहती है, क्या हुआ, अगर मैं मरमेड हो तो तुमने क्या पहली बार मरमेड को देखा है? और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, नहीं, पर ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी मरमेड को जमीन पर देखा है, और अब मुझे समझ में आया कि इसके कमरे के बीच में ये बाथ टब क्या कर रहा है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, पर मैंने तो सुना है कि मरमेड्स अगर समुद्र से दूर आ जाएं तो उन्हें होम सिकनेस होने का खतरा हो जाता है। और इमली बताती है कि मैरिन एक हाफ मरमेड है, जिस कारण उसे समुद्र से दूर आने के बाद भी होम सिकनेस होने का खतरा नहीं है, और वो ज्यादा देर तक इंसान भी बनकर रह सकती है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाफ से तुम्हारा मतलब ये है कि ये आधी इंसान और आधी मरमेड है। और इमली कहती है, हाँ, मरमेड्स बहुत सुंदर होती हैं, जिस कारण उन्हें कई बार कई कारणों से दूसरी प्रजाति के साथ भी शादी करनी पड़ती है। पर इसमें एक दिक्कत है, जब वो शादी के बाद समुद्र से दूर चली जाती है तो होम सिकनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। कारण ये बीमारी इतनी बड़ी बन जाती है कि इससे उनकी मौत हो जाती है, और उनकी मौत के बाद उनके जो मिक्स्ड ब्लड बच्चे होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं। और मिक्स्ड ब्लड बच्चों को तो ना जमीन के लोग ना समुद्र के लोग कोई भी नहीं अपनाता है। और यही एक बड़ा कारण है जिससे हमारी मैरीन ने छोटी सी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। और ये सारी कथा सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मैरीन की तरफ बड़ी मासूमियत से देखने लगता है, जैसे कि उसे उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। इसे देखकर मैरीन कहती है, अबे ओए, तू मेरी तरफ ऐसे कैसे देख रहा है, मेरे दोनों माँ बाप जिंदा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तब तो ये बड़ी अच्छी बात है, पर नहीं का मतलब नहीं, मैं तुम्हारा ये कमीशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा ये कमीशन किया तो इसके हाई चांसेस हैं कि तुम इसके अंदर मारी जाओगी, और इससे तुम्हारी ऑडियंस को भी बहुत खतरा हो सकता है। और मैरीन कहती है कि मेरी ऑडियंस को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जहां पर बैठेंगे वहां पर मैंने एक सुरक्षा कवच लगा रखा है, और अगर मैं कॉन्सर्ट में मर भी जाऊं तो भी मैं ये कॉन्सर्ट करूंगी, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की है। जिसे सुनकर इमली कहती है, मैरीन, और मैरीन कहती है, इमली, तुम जानती हो ना मैं 3 साल से किस चीज के लिए तैयारी कर रही हूँ, और ये जानते हुए भी तुम मेरा साथ नहीं देकर मुझे पीछे खींचना चाहती हो। तुम्हें पता है ना मैं 3 साल से कैसे घुट घुट के जी रही हूँ, लोगों के सामने हंसने और इनोसेंट बनने का एक नाटक कर रही हूँ, पर मैं अंदर से खुश हुई नहीं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो क्या अब तुम बताओगी कि इतनी परेशानियां होने के बाद भी तुम ये कॉन्सर्ट क्यों करना चाहती हो? और मैरीन बताती है, 4 साल पहले मेरे पापा को समुद्र से दूर आने के बाद होम सिकनेस की बीमारी हो गई, जिसके कारण जब हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पास केवल अब 5 साल ही बचे हैं, और अब तो हो 5 साल भी नहीं है, अब तो उनके पास केवल 1 साल ही बचा है। जिस कारण मैंने दूर दूर तक पूरी दुनिया में होम सिकनेस की दवाई ढूंढी, और होम सिकनेस की दवाई इतनी रेयर और लेजेंडरी है जो कि हर कोई नहीं बना सकता है, और कोई बना सकता है तो वो हर कोई के पास है नहीं, और अब तो मेरे पास केवल 1 साल ही बचा है उस होम सिकनेस की दवाई को ढूंढने का। इसीलिए मैं ब्रांड डोम में कॉन्सर्ट करने के लिए इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। जिसके बाद इमली कहती है, हाँ, अगर उसका ब्रांड डोम में कॉन्सर्ट अच्छी तरीके से हो गया तो वो न्यू ईयर फेस्टिवल पर एम्परर के सामने अपना गाना गा सकती है, जिसके बाद वो थैंक यू गिफ्ट के तौर पर अपने पापा के लिए होम सिकनेस की दवाई भी मांग सकती है। और ये पूरी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह अच्छा, अब मैं समझा, तुम इतने दिनों से वो एलेक्सर ढूंढ रहे हो जिससे होम सिकनेस की बीमारी ठीक हो सके, और उसी के लिए तुम 4 सालों से ब्रांड डोम स्टेज पर कॉन्सर्ट करने के लिए मेहनत कर रही हो। और मैरीन कहती है, हाँ, मेरी एक ही खूबी है, मेरा अच्छा गाना और सुरीली राग, और यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापा को बचा सकती हूँ। और मैरीन की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, माँ बाप का होना, मैंने तो ये सुख अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, ना इस जिंदगी में ना अपनी पिछली जिंदगी में। पिछली जिंदगी में तो अपने साथियों के साथ ही बड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि माँ बाप का होना कैसा होता है। पर जहां पापा की बात आई तो वहां मेरे भी एक मास्टर थे जिन्हें मैं भी कुछ न कुछ करके बचाना चाहता था, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होते हुए कहता है, चलो मैरीन, अब हमें ब्रांड डोम जाना होगा। जिसे सुनकर मैरीन कहती है, अभी इस वक्त? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं ब्रांड डोम में तुम्हारी एक बार प्रैक्टिस देखना चाहता हूँ, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या ब्रांड डोम में तुम्हारी ऑडियंस सच में सेफ रहेगी, और अगर ये सब सेफ रहा तो मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके बाद तुम अपने कॉन्सर्ट में बिना किसी चिंता के दिल खोल कर गाना गाना, और ये बात ठान कर गाना गाना कि अगर तुम कॉन्सर्ट में गाना गाते वक्त मर भी जाओ तो भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई पछतावा ना हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर मैरीन कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो चलो चलकर रिहर्सल करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें आरा स्वीट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की वाइन पीते हुए कहती है, क्या उसने अभी भी अपना कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं किया? मुझे पता है वो लड़की पागल है, पर इतने बड़े लेवल की ये नहीं पता था। और तभी उसके पीछे से वो लड़की कहती है, लगता है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला है। और आरा पूछती है, क्या? और वो चंपू सी लड़की बताती है कि मैंने सुना है कि मैरीन अपनी होटल से बाहर जा रही है, वो भी किसी आदमी के साथ। जिसे सुनकर आरा पूछती है, क्या
आदमी के साथ? क्या वो उसका कोई छुपा हुआ लवर है और वो चंपू सी लड़की बताती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से उसने जैसे कपड़े पहने हैं उस हिसाब से लगता है वो उसका कोई गार्ड है। जिसे सुनकर आरा कहती है, क्या गार्ड? पर मैंने तो सारी मर्चेनरीज कंपनीज को मना किया था कि कोई भी मैरीन को प्रोटेक्ट ना करे, तो ये गार्ड उसे कहां से मिल गया? जाओ और जाकर उस बंदे की एबिलिटीज चेक करो कि वो बंदा कितना पावरफुल है। जिसे सुनकर वो चंपू सी लड़की या लड़का, भाई मेरे को पता नहीं ये क्या है, ये हिंजड़ा तो नहीं, हम इसे चंपू ही बुलाएंगे, ये चंपू कहता है ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चंपू अपनी एबिलिटी से हमारी मेन कैरेक्टर की निगरानी कर रहा होता है। जिसके बाद चंपू कहता है, तो चलो 2-3 अपने बढ़िया आदमी को भेजकर इसकी मरम्मत कर दी जाए। ब्रांड डोम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर मैरिन और इमली से कहता है, गुड न्यूज, मैंने ऑडियंस की सीट पर लगे प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट को चेक कर लिया है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं तुम्हारा कमीशन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, तो क्यों ना अब हम होटल चलकर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। जिसे सुनकर तो मैरिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है ये, और इमली कहती है हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल तैयार है। और ऐसा कहकर वो होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मैरिन पूछती है, क्या मैंने वहां पर जो प्रैक्टिस की वो तुम्हारे लिए काफी थी? क्या मुझे और भी कुछ करना चाहिए था? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, तुमने जितना किया उतना काफी था, तुमने बहुत मदद की मैरिन। जिसे सुनकर मैरिन बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, इसका मतलब मैं बिना किसी चिंता के आज़ादी से एंजॉय कर सकती हूँ। वहीं वो अपने मन में कहती है, मैं स्किलियन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कोई ठोक दे। और मैरिन को इतना खुश देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, अबे ये लड़की कैसी है, बाहर से तो एंजल, अंदर से डरावनी। हम ना बाबा ना, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अच्छा केवल 2 ही बंदे भेजे हैं, तुमने तो मुझे बड़ा सस्ता समझ लिया यार। और ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर विंड बुलेट का यूज करके उन दोनों की खोपड़ियां उड़ा देता है। जिसके बाद वो मैरिन और इमली के पीछे जाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें इतनी छोटी सी बात बताने की जरूरत है, क्योंकि ये खाली होकर चिंता कर लेगी। और इसी के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें आरा को दिखाया जाता है, जो कि अभी नहाकर बाहर आई होती है। और तभी उसे ये खबर मिलती है कि उसके दोनों लोग मारे गए। और इस बात को सुनकर तो वो अपने साथी चंपू से पूछती है, क्या वो मारे गए, वो दोनों के दोनों? और चंपू कहती है, हाँ यार, वो दोनों के दोनों। जिसके बाद आरा कहती है, लगता है उसने सच में किसी अच्छी सिक्योरिटी वाले को हायर कर लिया है, पर वैसे वो दोनों मरे कैसे? और चंपू बताती है कि मेरी मर्चेंट्री ऑफिस के हिसाब से वहां पर लड़ाई होने के बिल्कुल भी ट्रेसेस नहीं थे, पर उनके सिर पर एक छेद मिला है जो कि उनकी खोपड़ी के बिल्कुल आर पार है। जिसका मतलब है कि मैरिन का बॉडीगार्ड कोई ऐसा वैसा चिलकोजा नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्किलफुल मास्टरफुल बंदा है। जिसे सुनकर आरा कहती है, चलो गाड़ी निकालो। जिसे सुनकर चंपू कहती है, क्या? पर आपका तो आज बाहर जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, तो आप ऐसे अचानक से बाहर कैसे जा रही हैं? और आरा कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मैरिन के बॉडीगार्ड से मिलना चाहती हूँ। जिसे सुनकर चंपू शॉक होते हुए कहता है, पर क्यों? और आरा कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उस बंदे से मिलकर उसे अपनी तरफ करना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें ग्रैंड बैरन होटल के एक प्राइवेट डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैरिन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, और बताओ यहां पर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे पक्का पता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना आलिशान खाना कहीं नहीं देखा होगा, है ना? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, देखो तो इस लड़की को, अगर यहाँ पर आसपास लोग न होते तो इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती। जिसके बाद वो आगे मैरिन से कहता है कि तुम्हें अपना मुंह बाहर थोड़ा संभाल कर खोलना चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और इस कमरे में तो चारों ओर वायर्स लगे हैं जो कि हमारी आवाज़ को हमेशा रिकॉर्ड करते रहते हैं। जिसे सुनकर तो मैरिन चौंक जाती है और वो कहती है, क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या नहीं, हाँ, जैसे ही हम कमरे में घुसे थे मैंने उन्हें डिसेबल कर दिया था, इसीलिए जब भी तुम मेरे अलावा कहीं बाहर जाओ तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी बात को सुनकर तो मैरिन के अभी भी होश उड़े हुए होते हैं। वो कहती है, रिकॉर्डिंग्स? मैं इतने दिनों से जितना भी कमरे के अंदर बक रही थी वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया, मतलब मैं एक्सपोज हो गई। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर डम्पलिंग्स खा रहा होता है। जिसे देखकर मैरिन कहती है, तुम्हें इनका स्वाद कैसा लगा? इन्हें डम्पलिंग्स कहते हैं, जो कि यान डायनेस्टी का खाना है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत समय भी हो गया है डम्पलिंग्स खाए हुए। और वहीं वो हमें अपने मन में बताता है कि वॉर के समय में मैं डम्पलिंग्स खा के थक चुका था। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मैरिन कहती है, क्या तुमने डम्पलिंग्स पहले भी खाए हैं? पर मैंने तो सुना था कि व्हाइट टावर के मेज बहुत ज्यादा गरीब है, पर लगता है कि ऐसी बात नहीं है। और इस बात को सुनकर तुम्हारे मेन कैरेक्टर का चेहरा कुछ ऐसा होता है, साली चुड़ैल, एक तो तेरी मदद कर रहा हूं, वो भी अपनी जान को फोकट में रिस्क पर लेकर, और तू हमारे व्हाइट टावर को गरीब बोलती है, भाग यहां से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके कमरे का दरवाजा खुलता है, जिससे उनके होटल का मैनेजर अंदर आता है। जिसे देखकर मैरिन कहती है, ओ मैनेजर, आपके होटल का खाना तो बहुत ही अच्छा है। और तभी एक आवाज आती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें हमारे होटल का खाना बहुत पसंद आया।
जिस आवाज को सुनकर मैरिन बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि आवाज और किसी की नहीं बल्कि आरा स्वीट की होती है। जिसके बाद आरा आगे कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने का ऑलरेडी बिल पे कर दिया है, तो तुम उसकी चिंता मत करना। जिसे सुनकर मैरिन थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, मैनेजर ये तो हमारा प्राइवेट रूम है ना, तो आप ऐसे किसी को अंदर कैसे घुसने दे सकते हैं। और मैनेजर कहता है, पर आरा तो आपकी क्लोज फ्रेंड है जो कि आपसे बहुत समय से मिलना चाहती थी, तो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, आप दोनों एंजॉय कीजिए। और ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। और ये सारा ड्रामा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अच्छा बेटा, मैरिन और आरा दोनों कस्टमर हैं, फिर भी आरा का लेवल मैरिन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। जिसके बाद मैरिन अपनी सीट से खड़े होते हुए कहती है, चलो हमें यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे इतनी ही भूख है। जिसे सुनकर आरा कहती है, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ यार, आराम से जाओ, पर अपने बॉडीगार्ड को यहीं पर छोड़ के जाना। जिसे सुनकर मैरिन थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, पर मैं क्यों छोड़ के जाऊं, ताकि तू पीछे से मेरे बॉडीगार्ड को पैसे खिलाकर उसे अपने साइड कर सके। और आरा कहती है, अरे वाह बेटा, तू तो सीधा पॉइंट पे आ गई, तुमने सही सुना, तुम इस मैरिन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारी कैंसिलेशन फीस भी दूंगी, और तो और इस मैरिन ने तुम्हें जितना पैसा दिया है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें दूंगी। तो अब बताओ तुम क्या सोचते हो। जिसे सुनकर मैरिन चिल्लाते हुए कहती है, मेरा बॉडीगार्ड तुम्हारी इस लुच्ची हरकतों पे नहीं फंसने वाला है, वो कोई पैसे का भूखा नहीं है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, 10 गुना पैसा, नाइस। जिसे सुनकर मैरिन शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या। पर हमारा मेन कैरेक्टर मैरिन की बात पर ध्यान नहीं देते हुए आरा से कहता है, मैरिन ने मुझे 1 मिलियन बेच दिए हैं, तो तुम्हारे लिए 10 मिलियन ठीक रहेंगे। और आरा कहती है, ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वाह यार, मुझे ये सुनकर बहुत बढ़िया लगा, पर मेरी केवल कॉन्ट्रैक्ट की फीस है 1 मिलियन बेल्स और मुझे पूरा हायर करने की फीस है 10 मिलियन बेल्स, तो तुम्हारे हिसाब से मेरा टोटल हुआ 100 मिलियन बेल्स, ठीक है ना। जिसे सुनकर आरा कहती है, क्या तुम मुझसे अभी मजाक कर रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं यार, मैं तो खुद से मजाक कर रहा हूँ। जिसे सुनकर आरा को गुस्सा आ जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए कहती है कि वैसे तेरा नाम क्या है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है, किलियन रॉकवुड। असली नाम तो अभी वो कैसे बता सकता है, क्योंकि अभी वो किलियन के नाम पर ही ये कमीशन करने आया है। जिसके बाद आरा वहां से जाते हुए हमारे एमसी से कहती है कि अपनी जिंदगी का ध्यान रखना, क्योंकि आगे तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अनोखा होने वाला है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरी जिंदगी में तो रोज अनोखी चीजें होती हैं, इनफैक्ट मेरी तो पूरी जिंदगी ही अनोखी है, तुम इसकी चिंता मत करो। और इस बात से तो आरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कमरे से बाहर आके कहती है, वो साला घमंडी। और आरा को इतने गुस्से में देखकर उसका साथी चंपू कहता है, क्या अब ठीक है। जिसे सुनकर आरा कहती है, तुम्हें मैं ठीक लग रही हूं, तुम जल्दी से वुड ब्रदर्स को अभी के अभी बुलाओ। और तभी वहां पर एक बंदा आते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसे देखकर चंपू कहती है, वेजन तुम यहाँ पर। और वेजन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से तुम्हें ही फॉलो कर रहा था। जिसके बाद हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है। इस बंदे का नाम है वेजन वुड, जो कि वुड ब्रदर्स में सबसे बड़ा भाई है। और ये वुड ब्रदर्स एक किलर टीम है जो कि पैसे लेकर लोगों को टपकाती है। जिसके बाद आरा वेजन से पूछती है, वैसे तुम अंदर कैसे घुसे। और वेजन कहता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं घुस सकता, यहाँ पर मेरा एक साथी था, मैंने उससे उसका प्रेसिस आईडी कार्ड ले लिया तो काम पे टोस, और मैं यहाँ पर आराम से घूम सकता हूँ। और आरा वेजन से आगे पूछती है, वैसे डोकोगो कहाँ है। और वेजन बताता है कि वो तो अभी हेडक्वार्टर्स की तरफ गया है। जिसके बाद आरा लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहती है, प्लान में कुछ चेंज है। जिसे सुनकर वेजन कहता है, पर कैसे, हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम मैरिन के कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही उसके मैनेजर को ख़त्म कर देंगे, जिससे मैरिन अपना गाना नहीं गा पाएगी। और आरा कहती है, अरे हमें उस मैनेजर को तो ख़त्म करना ही है, पर प्लान में ये चेंज है कि हमें एक और बंदे को ख़त्म करना है। और वेजन पूछता है, पर कौन। और आरा बताती है, मैरिन का बॉडीगार्ड किलियन रॉकवुड, उसे जितनी दर्दनाक मौत हो सके उतनी दर्दनाक मौत देना। जिसे सुनकर वेजन कहता है, ओहो, वो उस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ जो उसने आपसे पंगा लेने की कोशिश की, द ब्रांड की प्रिंसेस से। जिसके बाद आरा वेजन से पूछती है, वैसे तुम अपना मिशन कब शुरू करने वाले हो। जिसके बाद वेजन बताता है कि कल मैं प्रोडक्शन टीम के सहारे से ब्रांड डोम के अंदर घुसूंगा और डोकोगो भी कल लाइटनिंग टीम का एक मेंबर बनकर ब्रांड डोम के अंदर आ जाएगा। जिसके बाद हम अपना मिशन शुरू कर देंगे। और वेजन की ये बात सुनकर आरा कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब है तो केवल रिजल्ट से। चाहे तुम कुछ भी करो, पर उस मैरिन का कॉन्सर्ट कल ब्रांड डम के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें कहीं मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आरा बहुत ही गुस्से में अपने मन में कहती है, मैरिन, मारिया, किलियन रॉकवुड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही शहर में आके मुझे नीचा दिखाने की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुमने मुझसे पंगा लेके कितनी बड़ी गलती की है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा के मुंह के तार तो हमारे मेन कैरेक्टर के कानों से जुड़े होते हैं, जिसका मतलब यह है कि इतनी देर से जो आरा और ओजीन खिचड़ी पका रहे थे उसकी सारी खबर हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जब आरा उससे बात कर रही थी तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना थोड़ा सा माना उसके अंदर डाल दिया था, जिससे वो आरा की सारी बातें सुन सके। पर हमारा मेन कैरेक्टर तो इस बात से सरप्राइज्ड है कि उसके साथी वूजिन को अभी तक पता नहीं चला कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुन रहा है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है, चलो सभी अपने कमरे में चलते हैं क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैरिन, कल तो तुम्हारा कॉन्सर्ट भी है तो तुम्हें अपनी सेहत का खासा ध्यान रखना चाहिए। पर तभी मैरिन कहती है, तुम क्यों नहीं गए? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम क्या कह रही हो? और मैरिन कहती है, मैं ये कह रही हूँ, जब उस आरा ने तुम्हें 10 मिलियन बेल्स ऑफर किए तो तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पैसों के लिए साइन किया है? और मैरिन कहती है, हाँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जब तुमने कहा कि तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो तो बस मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा वो सपना पूरा करने में मदद करूं, क्योंकि पास्ट में मेरे भी मास्टर थे जिन्हें मैं बचाना चाहता था, पर मेरे पास इतनी पावर नहीं थी और उस बात का रिग्रेट मुझे आज भी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वैसा रिग्रेट तुम्हें अपनी जिंदगी में ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हम जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ताकि हमें जिंदगी में आगे जाके ये पछतावा ना हो कि यार मैंने तो ट्राई नहीं किया, क्या पता मैं सफल हो जाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन मैरिन का कॉन्सर्ट ब्रैंडम के अंदर होने वाला है। और ब्रैंडम के अंदर हमें क्लीनिंग टीम को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहती है, चलो भाई चलो, हमें जल्दी से सफाई करनी है, कॉन्सर्ट बस शुरू ही होने वाला है। और वैसे वो साला पार्ट टाइमर किधर भाग गया जिसने कल ही ज्वाइन किया था? हमारा यहाँ पर कितना काम बचा है और वो साला आया ही नहीं। और हमें एक गेट को दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है आउट ऑफ सर्विस, और उस गेट के अंदर और कोई नहीं बल्कि वूजिन बैठा होता है हमारे मेन कैरेक्टर की फोटो लेकर और कहता है कि अब टाइम आ गया है सब खत्म करने का। हमें वूजिन को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट सीट से खड़े होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस काम को करने के लिए पूरे दिन टॉयलेट में बैठा रहना होगा, और अब मुझे जल्दी से ऊपर जाके डोकोगो से भी मिलना होगा। शायद उसका कमरा नंबर 403 है। और अगर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 5 मिलियन बेल्स का ऑफर नहीं मिला होता तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं। और ऐसा कहकर वो जैसे ही टॉयलेट के दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट के बाहर हमारा मेन कैरेक्टर बेसिन में अपने हाथ धो रहा होता है, जिसे देखकर वूजिन अपने मन में कहता है, किलियन रॉकवुड, पर ये साला यहाँ पर क्या कर रहा है? और ऐसा कहकर वूजिन गेट के पास जाते हुए सोचने लगता है, क्या मुझे इसे यहीं पर मार देना चाहिए या भागकर डोकोगो के साथ मिल जाना चाहिए? और वूजिन को इतना असमंजस में देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जिस हिसाब से तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो उस हिसाब से लगता है कि तुम ही वो असैसिन हो। और ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही तेज़ी के साथ वूजिन पर हमला कर देता है, जिस हमले को देखकर वूजिन कहता है, मैं इस हमले को डॉज नहीं कर सकता, जिस कारण वो हमला जाकर वूजिन के हाथ पर लगता है। पर तभी वूजिन भी अपना हमला कर देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के कारण वूजिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो कहता है, क्या ये एक साबुन नहीं थी, ये तो लंप ऑफ माना था। पर चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने अपना एक हाथ खोया है तो मैंने अपने दूसरे हाथ से एक जान भी ली है। और ऐसा कहकर वूजिन हमें बताता है कि उसने हमारे मेन कैरेक्टर पर कोई साधारण हमला नहीं किया है, बल्कि उसने बहुत सारी लीथल पॉइजन वाली नीडल्स को उस पर फेंका है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी नीडल्स हमारी मेन कैरेक्टर के लग जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर को ऐसा पड़ा देखकर वूजिन कहता है, आखिरकार मेरा ये हमला काम कर गया। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे साथ क्लोज कॉम्बैट करने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब लगता है कि तुम तो कोई बिना एक्सपीरियंस वाले नए बच्चे हो। और ऐसा कहकर वूजिन हमारे मेन कैरेक्टर पर एक चाकू से हमला कर देता है, पर तभी वो चाकू हमारे मेन कैरेक्टर की गर्दन के पास आकर रुक जाता है, जिसे देखकर वूजिन थोड़ा घबराते हुए कहता है, मेरे चाकू को रोक कौन रहा है, ये इसके लग क्यों नहीं रहा है। पर तभी उसे दिखता है कि हमारी मेन कैरेक्टर के पूरे शरीर पर एक विंड का आर्मर लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो कहता है, विंड, तो इसका मतलब मेरी सारी नीडल्स भी इसके नहीं लगी। और जितनी देर में वो वूजिन सारी कहानी समझता है तब तक तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गर्ल यानी छोटी अम्मा को बाहर निकालकर उसके मुंह के सामने रख देता है और उसे कहता है,
बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? और वूजन कहता है पर कैसे? तुझे कैसे पता? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार मुझे तो पता रहेगा ही, तूने तो टॉयलेट जाके हाथ भी नहीं धोए। और वूजन कहता है अबे मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने मेरी नीडल्स को कब और कैसे रोका? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है बेटा जब तू टॉयलेट में हग रहा था तो मैं यही काम कर रहा था। और वूजन कहता है पर मैं हार कैसे सकता हूँ? पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर गन फायर करके कहता है ऐसे। और इसी के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बेसब्री के साथ हमारे मैरिन का वेट कर रही होती है, जहां पर व्हाइट कैप वाला बंदा अपने साथी से कहता है लगता है यार कॉन्सर्ट्स थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, इतनी देर में टॉयलेट जाके आ जाते हैं। पर तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसे देखकर वो व्हाइट कैप वाला बंदा कहता है अरे छोड़ भाई मुझे तो टॉयलेट नहीं आ रही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी मैरिन स्टेज पे आ चुकी है और उसने अपना गाना भी स्टार्ट कर दिया है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैरिन के गाने की आवाज सुनकर एक बंदा कहता है वो बहुत ज्यादा लेट है, क्या उसे कुछ हो गया है? और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डोकोगो है जो कि वूजन का भाई है। और वूजन तो अभी अभी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों मारा भी गया है। और तभी डोकोगो को किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहता है ये पैरों की आवाज तो उसी की है, पर उसे आने में इतनी ज्यादा लेट कैसे हो गई? और वैसे वो आगे कहाँ जा रहा है? मेरा कमरा तो पीछे छूट गया, लगता है वो पागल भूल गया, मैंने उसे कितनी बार बताया था मेरा रूम नंबर 407 है। और ऐसा कहते हुए डोकोगो अपने कमरे का गेट खोलने लगता है और जैसे ही वो गेट खोलकर कहता है अबे ओए मैं यहाँ पर हूँ, पर तभी उसे दिखता है कि वहां पर उसका भाई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसे देखकर डोकोगो कहता है तू यहाँ पर? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा बेटा तू इतनी देर से यहाँ पर छुप कर बैठा था। पर डोकोगो कहता है तूने मेरे भाई के चलने की स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश भी कैसे की? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार मुझे तुम्हारे जैसे असैसिन से लड़ना था तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं। पर डोकोगो हमारे मेन कैरेक्टर की बात पर इतना ध्यान नहीं देते हुए पूछता है तुमने मेरे भाई को किस तरीके से मारा? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है मैंने उसकी खोपड़ी उड़ा दी, जिसे सुनकर डोकोगो कहता है ओ तब तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वो बिना ज्यादा दर्द को सहे मर गया। मुझे पता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं और मेरा भाई बिछड़ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। और वैसे हमने ये भी तय किया था कि ये हमारा लास्ट कमीशन होगा। और डोकोगो की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा भाई मर गया फिर भी तुम इतने ज्यादा शांत हो, जिसे सुनकर डोकोगो कहता है मैं एक असैसिन हूं और ये मेरी जॉब का एक पार्ट है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है वैसे तुम्हारा लास्ट कमीशन से मतलब क्या था? क्या तुम इस कमीशन के बाद रिटायर होने वाले थे? जिसके जवाब में डोकोगो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, अभी तो हम बहुत ज्यादा जवान हैं, इस कमीशन के बाद तो हम अपनी फील्ड में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे क्योंकि मैं अपनी फील्ड में बेस्ट हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तब तो ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा, एक असैसिन और एक मेज के बीच का डुअल जो कि दोनों अपनी फील्ड में बेस्ट है। और डोकोगो कहता है अबे ओए तू तो व्हाइट टावर से है ना, और व्हाइट टावर कब से बेस्ट हो गया है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले इस साल से सारी चीजें बदल जाएगी। जिसे सुनकर डोकोगो हंसते हुए कहता है लगता है तुझे पता नहीं अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट होना किसे कहते हैं। तो देख ये होता है इंडस्ट्री के बेस्ट असैसिन का लेवल। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और मांगा एक्सप्लेन करें तो उसको भी कमेंट में लिख दें।